Hello everyone, welcome to my YouTube channel Law Access. In this video I will be continuing with company law. हमारा सबसे पहला टॉपिक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जब भी हम कंपनी को रजिस्टर कराते हैं तो हमें दो डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, एक होता है एमओए एंड एक होता है एओए। अब हम देखते हैं एमओए। एमओए ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम और एज अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और दिस एक्ट। MOA is the main document which contains rules regarding its constitution, objective, activities and area of operation of the company. इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले एमओए होता क्या है। जैसे हमारे लॉ को चलाने के लिए सबसे मेन जरूरी होता है कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ भी चीज अगर वो होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होगी। सेम कंपनी को रन करने के लिए एमओए होता है। एमओए एक तरीके से कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें कंपनी की पावर्स लिखी हुई होती हैं, कंपनी किस ऑब्जेक्टिव से बनी है, किस एरिया में ऑपरेशन करेगी, कंपनी का काम क्या होगा, ये सब कंपनी उसमें बताती है। मीन्स एमओए किस चीज का काम करता है, एज अ मिरर ऑफ अ कंपनी। मतलब जो अगर कोई बाहर से कंपनी को देखना चाहे जिसे कंपनी के बारे में नहीं पता है तो एमओए उसको कंपनी का ब्रीफ बताता है कि हमारी कंपनी इस चीज में डील करती है या फिर हमारी कंपनी में कि ये पावर्स हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये एक्टिविटीज हैं, एटसेट्रा। इट आल्सो डिफाइंस द एक्सटेंट एंड पावर। मतलब ये कंपनी की पावर भी बताता है कि कहाँ तक कंपनी काम कर सकती है। इट कंटेन्स अ फंडामेंटल कंडीशन अपॉन विच द कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड। मतलब उसमें क्या होता है कि किस कंडीशंस पे कंपनी बनी है, उसकी फंडामेंटल कंडीशंस को बताता है। इट कंटेन्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनीज फॉर्मेशन। कंपनी का बनने के पीछे ऑब्जेक्ट क्या है। इट डिफाइंस एज वेल एज कंपनी की पावर्स क्या क्या हैं। and anything done beyond the object specified in the MOA will be ultra virus. That means अगर कुछ भी काम जो MOA से ऊपर किया गया है, मतलब MOA में पावर लिमिटेड थी लेकिन उससे एक्स्ट्रा काम कर दिया गया है, तो वो अल्ट्रा वायरस होगा और वो कंपनी जो भी वर्क होगा वो नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। द आउटसाइडर हैव टू ट्रांजेक्ट लुकिंग इनटू एमओए। मतलब जब भी कोई आउटसाइडर किसी कंपनी से उसका ट्रांजेक्शन करेगा तो वो सबसे पहले एमओए को ही देखेगा कि उसमें क्या क्या है कंपनी के बारे में। अब कुछ कंडीशंस देखते हैं हम एमओए की। इट शुड बी प्रिंटेड। सबसे पहले वो प्रिंटेड होना चाहिए, पैराग्राफ्स में डिवाइडेड होने चाहिए, नंबर्स हों, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि वो साइन होना चाहिए बाई एटलीस्ट 7 पर्सन और 2 इन केस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी रेस्पेक्टिवली। मतलब कि 7 मेंबर्स पब्लिक कंपनी में और 2 मेंबर्स प्राइवेट कंपनी में उसको साइन करें। द सिग्नेचर शुड बी इन द प्रेजेंस ऑफ अ विटनेस। और विटनेस की प्रेजेंस में साइन होने चाहिए जो कि विटनेस उसको अटेस्ट भी करेंगे। मेंबर्स हैव टू टेक शेयर्स। जो कंपनी के शेयर्स होते हैं मेंबर्स को वो लेने पड़ेंगे। अब एमओए ऑफ द लिमिटेड कंपनी क्या होगा, ये इसमें क्या क्या होगा। द नेम ऑफ द कंपनी विद लिमिटेड एज द लास्ट वर्ड। इसमें सबसे लास्ट अगर कोई भी कंपनी लिमिटेड है, लिमिटेड बाय शेयर हो, लिमिटेड बाय गारंटी हो, या कुछ भी जो भी कंपनी लिमिटेड है उसके नाम के लास्ट में क्या होगा, लिमिटेड होगा। द नेम ऑफ द स्टेट वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस। कंपनी का जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस स्टेब्लिश है उस स्टेट का नाम होगा। ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, किस ऑब्जेक्ट के लिए कंपनी बनी है। स्टेटिंग द मेन ऑब्जेक्ट एंड अदर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में भी अब दो ऑब्जेक्ट्स होंगे। सबसे पहले कि कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्या है और सेकंड उसका सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स क्या है कंपनी के। थर्ड, द डिक्लेरेशन अबाउट द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड। उसमें यह भी बताया गया होगा कि मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर है या फिर लिमिटेड बाय गारंटी है। ओके, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी हमने पिछली वीडियो में कवर कर रखा है। अब आता है नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक तरीके से होता है कि जो सबऑर्डिनेट होता है एमओए के। इसमें क्या होता है कि कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के बारे में बात करी गई होती है। तो इसको दे हेल्प आउट कैरिंग द ऑब्जेक्ट सेट आउट इन द मेमोरेंडम। मतलब एओए क्या करेगा, वो जो भी मेमोरेंडम एमओए में ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं उनको सेट आउट करने में या फुलफिल करने में हेल्प करता है। इसके अंदर होता क्या क्या है, ड्यूटीज, राइट्स एंड पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड द मेंबर ऑफ द कंपनी। It also provide the mode and form in which the affair of the company is to be carried. मीन्स कंपनी का इंटरनल अफेयर जो भी है, जैसे कंपनी इंटरनल मैनेजमेंट कंपनी का कैसे होगा, वो सब चीजें इसमें होंगी। इट इज कंपनीज बाई लॉज और रूल्स टू द गवर्न टू द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी के लिए लॉज हैं इसके अंदर, जैसे कंपनी गवर्न करी जाएगी। AO defines its powers and also establish a contract between the company and the member and between the member and inter से। मतलब कंपनी और मेंबर्स के बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट कराता है और मेंबर एंड मेंबर के बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट बताता है किसकी कितनी पावर्स है। इट कैन बी ओरिजिनली फ्रेम्ड एंड अल्टर्ड बाय द कंपनी। मतलब ये एक बार ओरिजिनली फ्रेम किया जाएगा और टाइम टू टाइम कंपनी इसको अल्टर कर सकती है।
एनीथिंग डन बियॉन्ड द एओए विल बी कंसिडर्ड टू बी इरेगुलर। अगर कुछ भी एओए से ऊपर किया जाता है तो उसको इरेगुलर माना जाएगा, जिसको रेटिफाई भी किया जा सकता है शेयर होल्डर्स के द्वारा। द कंटेंट ऑफ द एओए में बी डिफरेंट फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। अब एओए हर कंपनी का डिफरेंट हो सकता है, उसके अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी इज अलाउड टू द पर्सन हु फ्रॉम द कंपनी टू अडॉप्ट द एओए। मतलब जो भी बंदा कंपनी बना रहा है उसको फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो किस टाइप से अपना एओ बनाएगा। द एओए विल हैव टू बी कन्वर्जेंट विद द एमओए। मतलब उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी तो है, लेकिन ये उसी के साथ होना चाहिए, उसी की टाइप का होना चाहिए जैसा एमओए है। ये नहीं कि एमओए कुछ बात कह रहा है, ये अलग डिफरेंट कुछ कह रहा है, तो ये दोनों सेम होने चाहिए। Any ambiguity and uncertainty in any one of them may be removed by reference to the other। मीन्स अगर किसी भी में भी एमओए में या एओए में अगर प्रॉब्लम है तो वो एक दूसरे को देख के जो बेटर होगा उससे रिमूव कर दी जाएगी। अब एओए के अंदर होता क्या है, कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है, कॉल ऑन शेयर, कंपनी कैसे शेयर्स को मंगाएगी, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन कैसे होगा शेयर का, फोर फीचर ऑफ द शेयर कैसे होगा, सरेंडर ऑफ शेयर कैसे करे जाएंगे, जनरल मीटिंग्स कब कब होंगी, अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल, कंपनी को अपनी कैपिटल बढ़ानी है कम करनी है तो क्या होगा, डायरेक्टर्स की पावर, डायरेक्टर्स कितने अपॉइंट हो सकते हैं, डिविडेंड और रिजर्व राइट भी होते हैं, मतलब हम डिविडेंड कैसे प्रोवाइड करेंगे शेयर होल्डर्स को बाद में। और अकाउंटेंट ऑडिट की डिटेल्स होंगी, अकाउंट कौन हैंडल करेगा, ऑडिट कौन करेगा, बोरोइंग पावर्स होंगी, कंपनी किस किस से लोन ले सकती है, कंपनी का वाइंडिंग अप प्रोसीजर होगा, और एडॉप्शन ऑफ द प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब जो स्टार्ट कंपनी खुलने से पहले कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे उनके बारे में एडॉप्शन होगी कि हम कंपनी उन कॉन्ट्रैक्ट को एडॉप्ट कर रही है। अब हम देखते हैं शेयर होल्डर या फिर मेंबर। The term shareholder refers to a person who holds or owns share in a company, while the term member, on the other hand, refer to a person whose name appears on the register of the member। मीन्स शेयर होल्डर वो बंदा होता है जिसके पास कंपनी के शेयर्स हैं, और मेंबर्स कौन है, मेंबर वो है जो कंपनी के रजिस्टर में नोट डाउन है। अब मेंबर कहाँ पे डिफाइंड है, ये 2 क्लॉज 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है। इस कंपनी एक्ट क्या कहता है इसके बारे में, द सब्सक्राइबर ऑफ द एमओए ऑफ अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू हैव एग्रीड टू बिकम मेंबर। मतलब जो एमओए को सब्सक्राइब कर रहे थे स्टार्टिंग में उनको मेंबर माना जाएगा, और कंपनी के रजिस्टर होने के बाद वो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर कर दिए जाएंगे। या फिर एवरी अदर पर्सन हु एग्रीज इन राइटिंग टू बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी। मतलब जो कोई भी अलग बंदा जो विलिंगली एग्री कर रहा हो मेंबर बनने के लिए और उसका नाम फिर रजिस्टर्ड ऑफ द कंपनी में हो। अब कौन कौन मेंबर बन सकता है, इंट्रोडक्शन लॉ में कहीं पे भी क्वालिफिकेशंस नहीं दी गई है मेंबर बनने की, बट एनी पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी। मींस जो भी बंदा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल है वो मेंबर बन सकता है। दिस इज द सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एमओए एंड एओए ऑफ द कंपनी। Articles of a company may also provide that certain person cannot become members of the company। अब आर्टिकल एओए ये भी बताता है, एमओए और एओए में ये बात भी कही गई होती है कि कौन पर्सन मेंबर्स नहीं बन सकते हैं। तो सबसे पहले माइनर्स, माइनर्स कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और माइनर के साथ कोई भी एग्रीमेंट किया जाए तो वो वॉइड होता है, तो इसी वजह से माइनर मेंबर भी नहीं बन सकते हैं। सेकंड आती है फर्म। कोई भी पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बिकम द मेंबर ऑफ अ कंपनी बिकॉज इट हैज नो सेपरेट लीगल स्टेटस, बट the partner of the firm can have the share as a joint holder and become member of the company। means partnership firm member नहीं बन सकती है, लेकिन जो पार्टनर ऑफ द फर्म है वो मेंबर बन सकता है। A company may, if so authorized by its AOA, become a member of another company। अगर किसी कंपनी का AOA अलाउ करता है तो वो कंपनी मेंबर बन सकती है। Hindu undivided family, if the Hindu undivided family purchases share of a company in the name of a कर्ता, then only कर्ता shall be the member of the company and not the HUF। means अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ने शेयर खरीदने किसी कंपनी के कर्ता के नेम पे तो सिर्फ कर्ता ही मेंबर माना जाएगा, पूरी एचयूएफ फैमिली मेंबर नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट, इंसॉल्वेंट। एन इंसॉल्वेंट कैन रिमेन अ मेंबर अंटिल हिज नेम अपीयर्स ऑन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। मतलब कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो गया है तो वो तब तक मेंबर रह सकता है जब तक वो उसका नाम किस में हो, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में हो। ही इज एंटाइटल्ड टू वोट एंड अटेंड मीटिंग ऑल्दो हिज शेयर पास ऑन द ऑफिशियल रिसीवर। वो अभी भी एंटाइटल्ड होता है किस चीज के लिए, वोट करने के लिए और मीटिंग्स अटेंड करने के लिए, बेशक उसके शेयर्स जो है वो रिसीवर के पास हो चुके हों। नेक्स्ट इज फॉरनर। Foreigner can become a member of a companies in India, but permission of Reserve Bank of India has to be obtained for this purpose। Means foreigners को member बना सकते हैं लेकिन किसकी परमिशन लेनी होगी, आरबीआई की। अब members के rights क्या क्या होते हैं,
राइट टू ऑब्टेन सर्टेन डॉक्यूमेंट और कॉपीज मीन्स उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स और कॉपीज लेने के राइट्स होते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? एमओए, एओए, रिजोल्यूशन, एग्रीमेंट, मीटिंग में क्या हुआ, इंडेक्स नंबर, ट्रस्ट डीड, रजिस्टर ऑफ मेंबर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स वो मांग सकते हैं। राइट टू इंस्पेक्ट सर्टेन बुक्स और रजिस्टर, दे आर रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है उसका रजिस्टर, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, इंडेक्स ऑफ मेंबर एंड डिबेंचर होल्डर्स, कॉपीज ऑफ ऑल एनुअल रिटर्न एंड माइन्यूट बुक ऑफ जनरल मीटिंग, मीन्स मीटिंग्स की कुछ भी, अगर कोई भी जनरल मीटिंग हुई है तो उसकी एक बुक होती है जिसको हम जनरल मीटिंग बुक बोलते हैं, उसमें डिटेल्स लिखी जाती हैं मीटिंग में जो जो डिसाइड हुआ है, तो उस सबको वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट टू ट्रांसफर शेयर, उनका राइट होता है ट्रांसफर शेयर करने का, सॉरी टू ट्रांसफर द शेयर्स, राइट। नेक्स्ट, राइट टू प्रायोरिटी टू हैव शेयर्स ऑफर्ड इन केस ऑफ इंक्रीज ऑफ कैपिटल, मींस अगर कंपनी अपना कैपिटल इंक्रीज करना चाह रही है तो उनको प्रायोरिटी मिलती है सबसे पहले, अगर तुम शेयर खरीदना चाहते हो तो तुम पहले शेयर खरीद सकते हो। राइट टू शेयर इन द एसेट ऑफ द कंपनी, अब अगर कंपनी का कोई भी एसेट है तो उनके पास राइट होता है कि वो उसमें अपना हिस्सा मांग सकते हैं। राइट इन रिलेशन टू मीटिंग ऑफ द कंपनी, और अब उनका अगर कंपनी मीटिंग अटेंड कराती है या फिर कंपनी मीटिंग कंडक्ट कराती है तो उनके पास राइट होता है कि मीटिंग को अटेंड करें और मीटिंग का उन्हें नोटिस मिले, और मीटिंग में कोई भी अगर रेजोल्यूशन पास होना है तो उसमें वो वोट कर पाए। राइट टू अप्लाई टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रिलीफ इन सर्टेन केसेस, अगर किसी कंपनी को किसी इमरजेंसी सिचुएशन में रिलीफ चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से तो वो अप्लाई कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। राइट टू अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल इन केस ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, अगर कंपनी के अंदर कोई ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट, मतलब किसी एक पर्सन की वजह से, कोई डायरेक्टर है या कोई भी पर्सन है कंपनी में जो मिसमैनेज कर रहा है कंपनी को, या जिसकी वजह से कंपनी सफर कर रही है, तो उस केस में वो ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट का केस कर सकते हैं ट्रिब्यूनल में। राइट टू अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल फॉर वाइंडिंग अप एटसेट्रा, कंपनी लॉस में चल रही है, कंपनी बंद होनी है, तो वो वाइंडिंग अप के लिए ट्रिब्यूनल के पास भी जा सकते हैं। राइट टू रिसीव डिविडेंड, उनका डिविडेंड लेने का राइट होता है। अब लाइबिलिटी क्या क्या होती है मेंबर्स की? Apart from the express agreement, a member is liable to make the payment in cash of the whole nominal amount of share held by them. Means अगर कोई और एग्रीमेंट नहीं है तो मेंबर का सबसे पहली लाइबिलिटी क्या होगी कि जितना भी उसके पास शेयर्स हैं उसको वो पेमेंट करे इन कैश। सेकंड, इन केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अगर कोई कंपनी गारंटी से लिमिटेड है, अ मेंबर इज लाइबल टू एक्सटेंट ऑफ हिज गारंटी, वो मेंबर कहाँ तक लाइबल होगा? जहां तक उसने गारंटी ले रखी है, और अनलिमिटेड कंपनी में वो अनलिमिटेडली लाइबल होता है। Third, the amount of share may not be paid all at once, but from time to time, as and when the company makes call on the shareholder. कभी कभी क्या होता है कि कंपनी ने शेयर्स बेचे तो उसका वो सारा अमाउंट एक साथ नहीं मंगाती है, तो उस केस में क्या होता है कि जब भी कंपनी अमाउंट मंगाएगी तब लाइबल हो गए, शेयर होल्डर लाइबल होता है या मेंबर लाइबल होगा उस अमाउंट को पे करने के लिए। अब मेंबरशिप टर्मिनेट कब कब हो सकती है? टर्मिनेशन और सेसेशन ऑफ मेंबरशिप, when he transfer his share, if any person transfer his share then he will not be remaining, he will not be continue as a member. When his shares are validly forfeited by the company, means उस बंदे का कुछ एक्ट हो गया था या फिर कोई भी कंपनी का ऐसा प्रोविजन था जो जिससे कंपनी ने उससे वैलिडली उसके शेयर्स को फोरफिट कर लिया, ले लिया, तो उसमें वो मेंबरशिप से हट जाएगा। व्हेन ही मेक्स अ वैलिड सरेंडर ऑफ हिज शेयर, अगर कोई खुद ही अपने आप सरेंडर कर दे। शेयर्स आर सोल्ड बाय द कंपनी, अगर उसके शेयर्स आर्टिकल एओए के हिसाब से अगर सेल कर दे कंपनी तो उस केस में वो नहीं रहेगा। व्हेन ही डाइज एंड हिज शेयर्स आर पास्ड ऑन टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर अब कोई पर्सन की डेथ हो जाती है तो वो ऑटोमेटिक मेंबरशिप से हट जाता है और उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव मेंबर बन जाएगा। व्हेन ही इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट जब अगर कोई बंदा डिक्लेयर हो जाता है, मींस अगर कोई पर्सन अपने डेब्ट को चुकाने के लिए अब तो लायक नहीं बचा है या उसके पास पैसा खत्म हो गया है, तो उस केस में वो टर्मिनेट हो जाएगा मेंबरशिप से। नेक्स्ट ऑप्शन आता है डायरेक्टर। डायरेक्टर 2 क्लोज 34 में डिफाइंड है। अब डायरेक्टर का लीगल स्टेटस क्या होता है? डायरेक्टर एज ए ट्रस्टी काम करता है इन रिलेशन टू कंपनी, एजेंट काम करता है ऑन बिहाफ ऑफ अ कंपनी, मतलब कंपनी का कोई भी एक्ट होगा तो वो एजेंट काम करेगा कंपनी के लिए। और थर्ड क्या होता है? मैनेजिंग पार्टनर, मतलब कंपनी को मैनेज करता है। अब अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर कैसे होगी? द अपॉइंटमेंट कैन समटाइम बी बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स अपॉइंट कर सकते हैं अपना डायरेक्टर, या फिर कोई भी अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी डिफरेंट
ग्रुप्स हैं कंपनीज में, तो वो अपना खुद का डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। तो इसका हो गया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। देयर कैन बी अल्टरनेट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर और कैजुअल डायरेक्टर। द डायरेक्टर तीन टाइप के हो सकते हैं, अल्टरनेट, एडिशनल और कैजुअल डायरेक्टर। द थर्ड पार्टीज कैन अपॉइंट द डायरेक्टर। कभी कभी क्या होता है कि शेयर्स डायरेक्टर जो है वो थर्ड पार्टी भी अपॉइंट करती है, कंपनी बोलती है कि तुम अपॉइंट कर दो, तो उस केस में थर्ड पार्टी अपॉइंट करेगी। अदर देन द शेयर होल्डर एंड द फर्स्ट डायरेक्टर, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एलसीएलटी में ऑल्सो अपॉइंट डायरेक्टर। मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट भी और एनसीएलटी जो कि ट्रिब्यूनल होती है कंपनी लॉ के केसेस के लिए, वो भी अपॉइंट कर सकती है। आगे आती है डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई कैसे होगा फ्रॉम दिस पोस्ट। अनसाउंड माइंड हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, या फिर अ पर्सन हु इज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट। अगर कोई भी पर्सन कंपनी लॉ में या फिर किसी और लॉ में कन्विक्टेड हो गया है, तो वो पर्सन भी डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द डायरेक्टर। नॉट पेड फॉर द कॉल ऑन शेयर, मीन्स अगर उसके पास शेयर्स थे जिसका टोटल पेमेंट नहीं हुआ था और उसने अभी पूरा पेमेंट नहीं किया है, तो उस केस में कंपनी अगर पैसा मांग रही है उससे और वो पे नहीं करता है, तो उस केस में भी वो डायरेक्टर से रिजाइन करना पड़ेगा, उसे डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। पर्सन हु आर ऑलरेडी डायरेक्टर इन मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनीज, एक डायरेक्टर की भी लिमिट होती है कि इतने डायरेक्टर, एक बंदा 20 कंपनीज में या 10 कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है। तो उस केस में अगर आप ऑलरेडी मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनीज में डायरेक्टर हो, तो यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। एनी अदर पर्सन हु हैज बीन डिस्क्वालीफाइड बाय द कोर्ट, या फिर कोई भी और पर्सन जिसको कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया हो, वो भी डायरेक्टर की पोस्ट से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब आते हैं ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ द डायरेक्टर। फ्यूडिशरी ड्यूटीज, सबसे पहली कौन सी ड्यूटीज होती हैं डायरेक्टर की, कि टू एक्ट ऑनेस्टली एंड विद गुड फेथ। मीन्स कंपनी के लिए वो गुड फेथ में काम करेगा। नॉट टू यूज कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी फॉर देयर ऑन पर्पज। डायरेक्टर क्या होता है कि कंपनी को रन करता है, तो उसके पास कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो उस इन्फॉर्मेशन को अपने ऑन पर्पज के लिए यूज नहीं करेगा। ड्यूटी ऑफ केयर एंड टू एक्ट रीजनेबली, डायरेक्टर हमेशा एज अ हेड ऑफ द कंपनी काम करता है, तो उस पे ये ड्यूटी होती है कि वो रीजनेबली एक्ट करे। अब आता है नेक्स्ट स्टैट्यूटरी ड्यूटीज। नॉट टू कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी वेयर ही और शी और हिज रिलेटिव हैज एन इंटरेस्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अगर किसी भी उसके रिलेटिव का या उसके किसी जानने वाले का कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट है, मीन्स उसका कुछ भी इंटरेस्ट हो सकता है, मनी के बेस, मनी के रेस्पेक्ट में इंटरेस्ट हो सकता है, या कोई और इंटरेस्ट है, तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं करेगा कंपनी के साथ। और या फिर उसका खुद का इंटरेस्ट हो या किसी और का, टू इन्फॉर्म द बोर्ड और सीक प्रायर अप्रूवल, मतलब अगर उसका किसी का इंटरेस्ट है और वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा है, तो उससे सबसे पहले बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट, ड्यूटी टू अटेंड एंड कन्वीन मीटिंग। डायरेक्टर को ड्यूटी होती है कि वो मीटिंग को कन्वीन करे और अटेंड करे। ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट, मीन्स अपना काम वो किसी और को नहीं देगा। अब डायरेक्टर की लाइबिलिटीज क्या क्या होती हैं। द लाइबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर कैन बी आइदर सिविल और क्रिमिनल, मीन्स द लाइबिलिटी दोनों हो सकती है डायरेक्टर की, सिविल भी और क्रिमिनल भी। If provided in the MOA, the liability may be unlimited for a limited company. Means अगर MOA में लिखा हुआ है कि डायरेक्टर की जो लाइबिलिटी है लिमिटेड कंपनी की, वो अनलिमिटेड भी हो सकती है, किस केस में, अगर MOA कहता है तो। लाइबिलिटी में भी ब्रीच ऑफ फ्यूडिशियरी ड्यूटीज, अगर उसने कोई भी अपनी ड्यूटी का ब्रीच किया है तो उसके लिए भी वो लाइबल होगा। और इन सब एक्ट्स के लिए भी हो सकता है कि अल्ट्रा वायरस एक्ट मीन्स बियॉन्ड इट्स पावर, मेलाफाइड एक्ट कोई कंपनी के अगेंस्ट काम करता है, नेग्लिजेंट एक्ट रीजनेबली बिहेव नहीं करता है, लाइबिलिटी फॉर द एक्ट ऑफ थर्ड पार्टीज, अगर कोई भी उसके कहने पे थर्ड पार्टी एक्ट कर रही थी तो उसके लिए भी डायरेक्टर लाइबल होगा। नेक्स्ट आता है क्रिमिनल लाइबिलिटी कब कब होगी। लाइबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर फॉर एनी अनट्रू स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस, मीन्स अगर डायरेक्टर ने कोई भी झूठी इंफॉर्मेशन दी है प्रोस्पेक्टस में, तो वो उसके लिए लाइबल होगा। इनवाइटिंग एनी डिपॉजिट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द लॉ, अगर कंपनी या कोई भी लॉ किसी डिपॉजिट्स को मना करता है और वो उस डिपॉजिट को फिर भी इनवाइट करता है, तो उसके लिए लाइबिलिटी फॉर फॉल्स एडवर्टाइजमेंट, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट देता है। फेलियर टू रिपे द एप्लीकेशन मनी, अगर जो भी एप्लीकेशन मनी है या फिर एक्सेस में आ गई थी उसको रिफंड नहीं करता है, तो उस केस में कंसीलिंग द नेम ऑफ द क्रेडिटर, अगर किसी का नेम को कंसील करता है या फिर कुछ भी चेंजेस करता है उसके क्रेडिटर के नेम के साथ। फेलियर टू ले द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट प्रोवाइड नहीं करा पाता है कंपनीज को या सेबी को। फेलियर टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द ऑडिटर, अगर ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करा पा रहा है, तो उस केस में ये सारे केसेस, इन सब केसेस में कौन सी लाइबिलिटी होगी, क्रिमिनल लाइबिलिटी होगी। नेक्स्ट आवर टॉपिक विल बी प्रोमोटर्स। प्रोमोटर कौन होते हैं। प्रोमोटर होता है द पर्सन हु कंसीव एन आइडिया ऑफ अ कंपनी, मीन्स जिस बंदे को कंपनी खोलने का सबसे पहले आइडिया आया था वो होता है प्रोमोटर। अब फंक्शन ऑफ द प्रोमोटर होते क्या क्या है।
टू कंसीव एन आइडिया ऑफ फ्रेमिंग ऑफ अ कंपनी मीन सबसे पहले उसके पास एक आइडिया आया। देन टू कंडक्ट नेसेसरी नेगोशिएशंस मींस उसने कुछ अपनी नेगोशिएशंस करी, जैसे कंपनी शुरू करने से पहले भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे, कुछ बंदों को हायर किया उसने, तो उस वो सारी नेगोशिएशंस का काम जिसने किया। नेक्स्ट टू कलेक्ट द रिक्विसाइड नंबर ऑफ पर्सन हु कैन साइन द एमओए एंड एओए मींस अगर जब कंपनी स्टार्ट करनी है तो कंपनी स्टार्ट करने से पहले एमओए और एओए भी चाहिए और उसमें रिक्विसाइड नंबर ऑफ पर्सन भी चाहिए, तो प्रमोटर का काम होगा कि वो इतने पर्सन को कलेक्ट करे। डिसाइड अबाउट द नेम एंड लोकेशन ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी का नेम और रजिस्टर्ड ऑफिस को डिसाइड करेगा। टू गेट एमओए एंड एओए ड्राफ्टेड एंड प्रिंटेड, एमओए और एओ को ड्राफ्ट भी कराएगा और प्रिंट भी कराएगा। टू एंटर इनटू प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रीलिमिनरी कंपनी के शुरू होने से पहले वेंडर, अंडर राइटर या फिर जिस भी बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था वो सबको वही प्रमोटर करेगा। टू मेक अरेंजमेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, अब कंपनी को चलाने के लिए पैसे भी चाहिए, पैसे के लिए फिर प्रोस्पेक्टस इशू कराने के लिए सारी एडवर्टाइजमेंट फाइलिंग्स वो सब करेगा। टू अरेंज फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी एंड ऑब्टेन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेने के लिए भी वो रजिस्ट्रेशन कराएगा कंपनी का। एंड टू अरेंज फॉर द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिक्वायर होता है किसी भी कंपनी को चालू करने के लिए, ये उसके राइट्स है, सॉरी फंक्शंस है। नेक्स्ट और टॉपिक विल बी राइट्स ऑफ प्रोमोटर। राइट टू इंडेमिनिटी मीन्स जो भी वो काम कर रहा है उसके लिए उसको सैलरी तो कुछ नहीं मिलेगी, लेकिन जो काम कर रहा है उसके लिए जो एक तरीके से कंपनसेशन हो गया इंडेमिनिटी। राइट टू रिसीव द लेजिटिमेट प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, कंपनी स्टार्ट होने से पहले जितने भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस थे उसका राइट है उसको रिसीव करने का। एंड राइट टू रिसीव रिम्यूनरेशन, अगर कुछ कंपनी को प्रॉफिट होता है या फिर कंपनी के बेनिफिट में वो जो भी काम कर रहा है तो वो उसके लिए रिम्यूनरेशन ले सकता है कंपनी से। नेक्स्ट ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर, टू डिस्क्लोज सीक्रेट प्रॉफिट, अगर कम उसका कोई अलग से भी प्रॉफिट आ रहा है तो उसको डिस्क्लोज करेगा। मटेरियल फैक्ट्स बताएगा, कंपनी को सारी डिटेल्स बताएगा अपने बारे में। द प्रमोटर मस्ट मेक गुड टू द कंपनी मीन्स वो कंपनी के फेवर में काम करेगा। ड्यूटीज टू डिस्क्लोज प्राइवेट अरेंजमेंट, अगर उसे कहीं और से भी इनकम है या फिर कोई भी उसका कंपनी से और उसके रिलेटिव में किसी में कोई भी डीलिंग हुई है तो वो बताएगा। ड्यूटी टू वर्क इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी मीन बेसिकली इसकी क्या ड्यूटी है कि वो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी में काम करेगा। अब लाइबिलिटी ऑफ प्रमोटर, लाइबिलिटी टू अकाउंट इन प्रॉफिट मीन्स अगर कोई भी प्रॉफिट्स में गड़बड़ी होती है, अकाउंट्स में गड़बड़ी होती है तो उस केस में वो लाइबल होगा। लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस, स्टेट अगर प्रोस्पेक्टस में कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है या फिर कोई मिस स्टेटमेंट करी गई है तो उस केस में वो लाइबल होगा। लाइबिलिटी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, अब वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी मीन्स जब कंपनी बंद हो रही हो तो उस टाइम पे भी उसकी कुछ लाइबिलिटीज होती है। नेक्स्ट और टॉपिक विल बी प्रोस्पेक्टस। आफ्टर हैविंग ऑब्टेन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मीन्स कंपनी हमारी रजिस्टर हो गई है, बट टू रन द कंपनी वी नीड अ सर्टेन सम ऑफ मनी, सो टू नीड to raise the necessary capital we will be requiring a document that is known as a prospectus. Meaning of prospectus, a document containing detailed information about the company and an invitation to the public for subscribing to the share capital and debenture issued is called prospectus। मतलब एक वो डॉक्यूमेंट जो कंपनी की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हो जिसके अंदर और वो इनवाइट करे पब्लिक को टू सब्सक्राइब देयर शेयर कैपिटल। प्रोस्पेक्टस 2 क्लॉज 70 में डिफाइन किया गया है। इसके अंदर क्या क्या होगा मींस प्रोस्पेक्टस हो क्या क्या सकता है मींस एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इश्यूड एज अ प्रोस्पेक्टस, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट जिसको बताया गया हो कि ये प्रोस्पेक्टस है एंड इंक्लूड्स नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट और अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, मतलब कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो डिपॉजिट्स इनवाइट करे पब्लिक से उसको हम बोलेंगे प्रोस्पेक्टस। अब ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस क्यों होता है, क्या होता है? टू ब्रिंग द नोटिस ऑफ द पब्लिक दैट अ न्यू कंपनी हैज बीन फॉर्म्ड, सबसे पहला क्या ऑब्जेक्ट है कि पब्लिक को बताना है कि एक नई कंपनी मार्केट में आई है। टू प्रिजर्व एन ऑथेंटिक रिकॉर्ड ऑफ द टर्म्स एंड अलॉटमेंट ऑफ विच द पब्लिक हैव बीन इनवाइटेड टू बाय शेयर और डिबेंचर मींस कोई भी उसमें टर्म्स एंड कंडीशन दी गई होंगी जिस पे की बेसिस पे पब्लिक उसके शेयर्स को खरीदेगी, तो उसका ऑथेंटिक रिकॉर्ड रखने के लिए। टू सिक्योर दैट द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस मींस जो भी प्रोस्पेक्टस में इंफॉर्मेशन दी गई है वो सब ट्रू है और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? डायरेक्टर्स। अब golden rule of the prospectus is that every detail has to be given in a strict and accurately means prospectus में जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो एकदम ट्रू होनी चाहिए और एक्यूरेट होनी चाहिए। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट एज टू प्रोस्पेक्टस, सबसे पहले ये कब कब इशू होगा? इशू
आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन इशू होता है। प्रोस्पेक्टस मस्ट बी डेट होनी चाहिए, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, और एक्सपर्ट टू बी अनकनेक्टेड विद द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। अगर कोई भी एक्सपर्ट जो भी कंपनी में इंजीनियर है या फिर कोई और बंदा है, वो अनकनेक्टेड होना चाहिए, मीन्स कंपनी से कनेक्ट नहीं हो। अगर वो प्रोस्पेक्टस पे साइन कर रहा है तो वो अलग से स्पेसिफाई करना चाहिए। टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नॉट टू बी वेरीड, मतलब हर बात पे, या फिर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नॉट टू बी वेरीड, दैट मीन्स कि जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स हैं वो वेरी नहीं करने चाहिए, वो सेम होने चाहिए। एवरी एप्लीकेशन फॉर्म टू बी accompanied with a copy to of prospectus, मीन्स अगर कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म आता है तो उसके साथ एक कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस लगेगी। अब दो टाइप के प्रोस्पेक्टस होते हैं, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, सेल्फ प्रोस्पेक्टस। फर्स्ट, सेल्फ प्रोस्पेक्टस। सेल्फ प्रोस्पेक्टस सेक्शन 31 में बताया गया है। It defined as a prospectus that has been issued by any public financial institution, company or bank for one or more issues of securities or class of securities as mentioned in the prospectus. That means कि ये वो प्रोस्पेक्टस होता है जो कोई भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर कंपनी जो इशू करेगी, किससे पहले, जब वो सिक्योरिटी इशू करने वाली होगी तब। When a self prospectus is issued, the issuer does not need to issue a separate prospectus for each offering. Means self prospectus क्या होता है कि जब भी एक कंपनी इशू करती है सिक्योरिटीज तो वो हमेशा प्रोस्पेक्टस लेके आती है, लेकिन अगर उसने सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर रखा है तो उसको अगले एक साल तक जितनी बार भी वो सिक्योरिटीज को मार्केट में लेके आएगी या ओपन करेगी फॉर सेल, उसको बार बार प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं है। While filing for a self prospectus, a company is required to file a information memorandum along with it. अब जब भी कंपनी सेल्फ प्रोस्पेक्टस लाएगी तो उसके साथ वो इन्फॉर्मेशन भी देगी। सेकेंड टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस इज रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? इट इज द प्रोस्पेक्टस विच लैक्स द कंप्लीट पार्टिकुलर अबाउट द क्वांटम ऑफ द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज। मीन्स जब कंपनी सिक्योरिटी लेके आने वाली होती है लेकिन जब तक प्राइस डिसाइड नहीं हुआ है, तो उससे पहले जो भी प्रोस्पेक्टस आएगा उसको हम बोलेंगे रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। मीन्स कोई भी ऐसा प्रोस्पेक्टस जिसमें प्राइस ना बताया गया हो। अ कंपनी में इशू अ रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस प्रायर टू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। मीन्स जब ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस आने वाला है उससे पहले जो भी प्रोस्पेक्टस आएगा उसको हम क्या कहेंगे? रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। दिस टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस नीड टू बी फाइल्ड with the registrar at least 3 days prior to the opening of the subscription list or the offer. Means ये प्रोस्पेक्टस कब फाइल किया जाएगा रजिस्ट्रार के पास? 3 दिन पहले। किससे? सब्सक्रिप्शन या ऑफर लेके आने से पहले। द ऑब्लिगेशन कैरिड बाय रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस आर सेम एज प्रोस्पेक्टस। ऑब्लिगेशन मतलब जो भी बातें बताई गई होंगी वो सेम होंगी एज अ प्रोस्पेक्टस, और अगर उनके बीच में कुछ वेरिएशंस होती हैं तो then it should be highlighted in the prospectus as a variation. मीन्स जब भी ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस आएगा तो उसमें वो वेरिएशन के तौर पे हाईलाइट होनी चाहिए, मतलब अलग कॉलम हो उनका और उसमें बताया गया हो कि ये रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस से डिफरेंस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाकी के इसके आगे के प्रोविजंस और टॉपिक्स मैं नेक्स्ट वीडियो में डील करूंगा। थैंक यू।